नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका CCL ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, भौतिकी जगत यानी फिजिकल वर्ल्ड या फिजिक्स वर्ल्ड भी आप बोल सकते हो उसको। ठीक है, तो हम इस के अंदर क्या स्टडी करने वाले हैं, मैं थोड़ा सा स्टडीज आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर फर्स्ट का बिल्कुल जो पार्ट है वो थ्योरेटिकल है, यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला। आप कहते हो कि सर यहाँ से क्वेश्चन क्यों नहीं मिलेगा? यहाँ से क्वेश्चन इसलिए नहीं मिलेगा कि इसके अंदर हर एक टॉपिक को थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया गया है, यानी उसको यहाँ पे सभी टॉपिक्स को यहाँ पे जोड़ के रखा हुआ है। कोई पर्टिकुलर किसी टॉपिक को यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। वो टॉपिक्स जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 उन सब के अंदर वो वापस रिवाइज होंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि इसके अंदर जो बताया गया है वो पूरी फिजिक्स में आप पढ़ने वाले हो, यानी 11वीं और 12वीं क्लास में उन सारी चीजों के बारे में आप जानकारी प्राप्त यहाँ से करोगे। दूसरी बात, चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है इसके लिए मैंने हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए क्लास एक ही रखी है, क्योंकि इसमें सिर्फ अपने को नॉर्मली जानकारी प्राप्त करनी है कि इस चैप्टर के अंदर होता क्या है। इस चैप्टर के अंदर क्या होता है, भौतिकी के बारे में इतिहास जो हिस्ट्री है फिजिक्स की, उस हिस्ट्री को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नॉर्मली जो चीजें होती हैं वो कैसे होती हैं, क्यों होती है, फिजिक्स आई कैसे, फिजिक्स बनी क्यों, फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स में होता क्या है, फिजिक्स है क्या, इन सारी चीजों के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ कि भौतिक जगत क्या है। भौतिक जगत का बोले तो हिस्ट्री है फिजिक्स की, कि फिजिक्स का जन्म कहाँ से हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ और कब तक होता रहेगा। इन सारी चीजों को थोड़ा बहुत हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहली बात तो भौतिकी एक ब्रांच है किसकी, साइंस की। किसकी ब्रांच है, साइंस की। आप लोगों को आज कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, ना आपको कॉपी लेके बैठनी है, सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। ठीक है, मैं वैसे लेक्चर इसमें नहीं भी बनाता, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बताना इसलिए जरूरी है कि अपन कुछ चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाते। यानी आज इसका इतिहास पढ़ेंगे कि भौतिकी का इतिहास क्या है, भौतिकी क्यों है, भौतिकी कैसे है, तो ये चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। इसीलिए इस लेक्चर में कोई नोट्स नहीं बनाने, जो नोट्स होंगे वो PDF आपको मिल जाएंगे। और मिलने के लिए मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया के तरीके बता रखा हूँ, आप टेलीग्राम पे भी और यहाँ पे आप अगर कोई पर्सनल कॉन्टेक्ट पे भी मैसेज करता है मुझे व्हाट्सएप पे, तो वहां से भी मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि चैप्टर नंबर फर्स्ट के नोट्स क्या है। ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो अब सबसे पहले बात करते हैं भौतिकी जगत, एक दुनिया भौतिकी कैसे है। सबसे पहले तो भौतिकी एक ब्रांच है किसकी, साइंस की, यानी विज्ञान की। अब साइंस कैसे आया, इस प्रकृति के अंदर, इस दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही है, जैसे हवा का चलना, सूरज का निकलना, तारों का चमकना, अपना अपना यहाँ पे टिके रहना, अगर कोई चीज ऊपर उछालते हैं तो वो नीचे गिरना, हवा के माध्यम से उड़ के दूर जाना, ये सारी चीजें दिखनी है आपको, इंसान को। आप अब इसको समझने के लिए सिंपल सी बात समझे अपन, आप हो, आप इस दुनिया में आए हो, तो जब एक छोटा सा बच्चा होता है, यानी आप जब छोटे थे, आप हर क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल जवाब अपने पेरेंट्स से करते हो कि पापा ऐसा क्यों होता है, मम्मी ऐसा क्यों होता है। ये सारी चीजें साइंटिस्टों के मन में भी आई कि ऐसा क्यों होता है। जैसे मान लीजिए आपने अपने पिताजी से पूछ लिया कि पापा ऐसा क्यों होता है, आप पिताजी सत्ते में आ गए, कह रहे यार मुझे तो पता ही नहीं ऐसा क्यों होता है, तो वो या तो आपको टाल देगा या उसका सवाल ढूंढने में लग जाएगा। अगर उसको आता है तो आपको बता देगा, नहीं आता है तो वो उसकी कोशिश करेगा। तो हमारे साइंटिस्ट जो थे वो उसी तरीके से थे कि अगर झूले में झूल रहे तो वो झूले में क्यों झूल रहे, ऐसा क्या हो रहा है इसके अंदर जो झूल रहे हैं। अपन नॉर्मली जब चीज के बारे में नहीं जानते तो अपन कहते हैं कि ये तो भगवान की देन है, यानी भगवान ने ऐसा कर दिया है, यानी खुदा ने ऐसा कर दिया है, अल्लाह ने ऐसा कर दिया। कहने का मतलब है कि अपन गॉड पे टाल देते हैं कि गॉड ने ऐसा कर दिया। अब गॉड ने ऐसा कर दिया सारे लोग नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, क्योंकि सबका गॉड अपना अपना हर किसी ने अलग अलग बनाया हुआ है। तो अब आप अंग्रेज देशों में चले जाओ तो वहां पे आपको कुछ अलग तरीके से पूजा पाठ मिलेगी, अलग तरीके से उनका सोचने का, समझने का, बोलने का, एक्सप्लेन करने के तरीके मिलेंगे। आप अपने इस कंट्री में जाओगे तो यहाँ अलग अलग चीजें आपको बहुत सारी मिलेंगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि जितने भी इंसान हैं सारे किसी पर्टिकुलर एक कंटेंट को या पर्टिकुलर एक रिलीजन को फॉलो नहीं करते, अलग अलग रिलीजन के अलग अलग गॉड उन्होंने डिसाइड किए हुए हैं, उसी बिहाफ पे वो अपनी आस्था रखते हैं और अपना काम चला रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है साइंस की। तो साइंस एक वर्ड है जिसको सिंटिया शब्द से लिया गया है।
किससे ले गया हुआ है? सिंटिया शब्द से। सिंटिया शब्द से ही साइंस बना। एक लैटिन भाषा में सिंटिया वर्ड था, उसी से हमने क्या बनाया? साइंस को बनाया। फिर उस साइंस को इंडिया के अंदर संस्कृत भाषा के विज्ञान शब्द से परिभाषित किया। संस्कृत भाषा के विज्ञान शब्द से अपन ने किसको परिभाषित किया? साइंस को परिभाषित किया। साइंस का एक्चुअल मतलब होता है जानना, किसी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, किसी चीज का एहसास करना कि ये क्या है, जानना, टू नो। इंग्लिश में बात करें तो TO टू नो, सिंपल सा इसका मतलब टू नो, जानना, किसी चीज के बारे में जानना, उसी को क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। समझ आ गया साइंस क्या होता है? साइंस एक सिंटिया शब्द से, लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से इसकी व्युत्पत्ति हुई थी। और सबसे जो साइंटिया वर्ड है जब इंडिया में आया तो इंडिया की डिक्शनरी जो थी, भारत की जो डिक्शनरी थी, वो संस्कृत भाषा को मूल रूप यहाँ पे स्टार्टिंग में बोला जाता था, वो संस्कृत से ही हिंदी बनी हुई है। ठीक है, तो संस्कृत भाषा का एक शब्द था विज्ञान, जिसको लिया गया और उसको बोल दिया कि इसको साइंस बोलते हैं। ठीक है, तो साइंस हिंदी में क्या हो गया? विज्ञान हो गया, जबकि एक्चुअल में ये संस्कृत वर्ड है। ठीक है, अब संस्कृत साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब होता है जानना, किसी चीज के बारे में पहचानना, जानना। उसको जानना समझते हो कि मैं आपको जानता हूँ, यानी मैं आपको जानता हूँ क्योंकि मैं आपकी चीजों को पहचानता हूँ कि आप ऐसे हो, आप ये हरकतें हैं, आप ये करते हो, आप वो करते हो, आप वहां से आते हो, आप यहाँ जाते हो। इसको बोलते हैं जानना कि आप उसको जानते हैं। जैसे मैं, आप मुझे जानते हो तो आप किस हिसाब से जानते हो कि सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, सर सीकर एकेडमी स्कूल कैंपस में है, सर का जो एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से है, सर का ये स्पेशलिटी है, सर की ये कमियां हैं, तो वो सारी चीजें आप जानते हैं, उसी को बोलते हैं किसी को जानना। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि साइंस की एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। तो फिजिक्स जो वर्ड है ना, ये ग्रीक भाषा से लिया गया था। ग्रीक भाषा से फिजिक्स लिया गया और उस फिजिक्स को वापस संस्कृत भाषा में क्या बोला गया? भौतिकी बोला गया। यानी संस्कृत का ही एक शब्द है जिसको अपन क्या बोलते हैं? भौतिकी बोलते हैं। तो भौतिकी भी किसका शब्द है? संस्कृत का शब्द है। क्लियर हो गया? भौतिकी का मतलब होता है प्रकृति, नेचर। अब अपन कहते हैं फिजिक्स का मतलब क्या है? फिजिक्स का मतलब नेचर है। वैसे तो इसकी कोई परिभाषा नहीं बनी, लेकिन मैंने आपको जो हमारे बेसिक लेक्चर्स थे उनमें बताया था कि फिजिक्स की लैंग्वेज को अपनी भाषा में यहाँ के लोगों ने अपने तरीके से परिभाषित किया हुआ है, बाकी कोई आधिकारिक परिभाषा जो इसकी नहीं है। तो सिंपल जब हम बहुत बार उसको यूज करते हैं या एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो किसी ने कह दिया कि प्रकृति में होने वाली समस्त घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? भौतिकी कहा जाता है। इंग्लिश में बात करें तो ऑल फिनोमिना अकर इन नेचर इज नोन एज फिजिक्स। तो सिंपल सा है कि फिजिक्स को हमने अपनी भाषा में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब सबसे पहले कि ये तो हो गया फिजिक्स की परिभाषा, साइंस की ब्रांच फिजिक्स होती है, फिजिक्स की परिभाषा पढ़ ली। अब होता है कि फिजिक्स क्या है, भौतिकी क्या है। मैं चल रहा हूं, आप बैठे हुए हो, आप मेरी आवाज सुन रहे हो, तो ये कितनी सारी घटनाएं हो रही है। अब जो वैज्ञानिक थे, जो साइंटिस्ट थे, उनके मन के अंदर ये धारणा थी कि यार ये सारी चीजें जो बोलते हैं अपन, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये सारी चीजें जो हो रही है इस प्रकृति के अंदर घटित हो रही है, ये क्यों हो रही है। तो कुछ लोग तो थे जिनको ज्ञान मतलब जो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे, वो तो कहते कि गॉड कर रहा है, क्योंकि गॉड का जन्म हो चुका था बहुत सदियों में। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे तो कि जो जिज्ञासा रखते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो उस चीज को जानने के चक्कर में उसके बारे में समझने लगे और अपनी अपनी परिकल्पनाएं देने लगे, यानी अपनी अपनी थ्योरी एक्सप्लेन करने लगे। अब कहते हो कि सर ये थ्योरी जो है, जो नियम हम पढ़ते हैं, वो एक्चुअल में है क्या? नहीं है, ये सिर्फ उस इंसान की सोच है, उस इंसान का उस चीज के बारे में नॉलेज है, उस इंसान ने उस चीज को देख के ऐसा सोचा और उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या होता है कि जो साइंटिस्ट ने वो चीज को सोच लिया, उसने उसको अपने शब्दों में कहने का प्रयास किया और उन्हीं शब्दों को पकड़ के कोई दूसरा साइंटिस्ट उसी चीज को आधार मानते हुए कुछ और नया कर देता है। एग्जाम्पल के लिए सीधा सा है, आपने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा है। रदरफोर्ड मॉडल के अंदर सबसे पहले क्या कहा था कि कोई भी जो परमाणु होता है उसका एक नाभिक होता है, क्योंकि उसने कुछ रेज को वहां पे डाला और पता चला कि उसके बीचों बीच में एक रे ऐसी थी जो वापस लौट के आई, यानी उसका नाभिक होता है। ये मान लिया, जबकि एक्चुअल में किसी ने नहीं देखा है, अभी तक भी नहीं देखा है किसी ने, लेकिन मान लिया। तो उसकी सोच थी, उसी को आधार मानते हुए नील्स बोर जो था उसने हाइड्रोजन एटम बॉम्ब यानी
सॉरी हाइड्रोजन एटम जो है, बॉम्ब नहीं, हाइड्रोजन एटम जो है मतलब हाइड्रोजन परमाणु पर सिद्धांत लिख दिया और उसमें बता दिया कि नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं भी होती हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये उन्होंने कहा, तो अपना लैंग्वेज दी उन्होंने, अपनी एक थ्योरी दी, उसी थ्योरी को हम आज या तो स्टेटमेंट बोल देते हैं या रूल्स बोल देते हैं और उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसी को जोड़ते हुए बहुत सारे कंटेंट्स को इकट्ठा किया और एक पर्टिकुलर बुक में रखने लग गए और उस बुक को पब्लिश कर दिया मार्केट में और वो चीज़ धीरे धीरे सब जगह पब्लिश होती गई और हम सब तक वो पहुंच गई। आप कहते हैं कि सर ये चीज़ तो ठीक है, तो अपने इसको कभी बदल सकते हैं क्या? हाँ, अगर कोई इंसान उस बात को गलत साबित कर देता है तो वो थ्योरी बदल जाती है। ऐसे अपना हाइगेंस का अनिश्चितता का सिद्धांत था और बहुत सारी थ्योरीज फेल हुई हैं। आपने 10th की साइंस में पढ़ा होगा कि ये थ्योरी फेल हो गई, बाद में जाकर इसका एक्सेप्शन मिल गए। तो सीधी सी बात है, जब नए साइंटिस्ट ने उसके बारे में जाना, उसको पहचाना, वैसे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, यानी दूसरी चीज़ों को उसके साथ जोड़ने के प्रयास किया तो वो नहीं जुड़ा, तो उस थ्योरी के लिए कि ये सिर्फ इसी चीज़ के लिए, बाकी चीज़ों के लिए नहीं हो सकती, यानी वो सार्वत्रिक नियम नहीं है, यानी यूनिवर्सल लॉ नहीं है। कुछ लोग ऐसे थे जो यूनिवर्सल हो गए, जैसे न्यूटन है। अब न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से आम गिरा या एप्पल गिरा, एप्पल सेब उसके पास ऊपर आया और उसने कह दिया कि ऐसा क्यों हुआ, सोचने बैठ गया और उसने अपना एक लॉ दे दिया। उसने बोला कि कुछ खींच रहा है, हर एक बॉडी को अर्थ के अंदर कुछ ऐसा है जो अपनी ओर खींच रहा है, तो उसने उसका नाम बल दे दिया। यानी न्यूटन ने कह दिया कि कोई बल है जो हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपन ने तो पढ़ लिया कि बल है, बल है, बल है, ये चीजें सोची गई थी पहले, उस सोच के आधार पर कुछ चीजें एक्सप्लेन की गई और फिर उस लॉ को दिया गया और वो लोग सक्सेस हो गए। जो लोग सक्सेस हो गए वो तो आपकी बुक में आ गए, आपके आने वाली जो पढ़ाई है उसमें पढ़ोगे आप, और जो फेल हो गए वो वहीं पर खत्म हो गए। लेकिन कुछ थ्योरीज ऐसी थी जो बाद में जाके फेल हुई, तो उनको आज भी पढ़ाया जाता है कि ये थ्योरी को दिया गया था लेकिन बाद में ये क्या हो गई, फेल हो गई। तो अपन जैसे पढ़ते हैं कि बहुत सारी थ्योरीज ऐसी हैं जो फेल हो जाती है। ठीक है, तो हमारा ये था जो कि फिजिक्स में किन किन चीजों को पढ़ा जाता है। भाई कौन कौन सी फिजिक्स होती है? यांत्रिकी फिजिक्स होती है, इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिक्स फिजिक्स। लाइट रे होती है, यानी प्रकाशिकी फिजिक्स होती है, इसको बोलते हैं लाइट फिजिक्स। लाइट से जुड़ी हुई चीजें हैं। अब जो लाइट से जुड़ी हुई चीजें हैं वो अपन लाइट फिजिक्स में पढ़ लेंगे, यानी प्रकाशिकी भौतिकी जो है, प्रकाशिकी उसके बारे में उन चीजों को स्टडी कर लेंगे। बहुत सारी उष्मागतिकी है, यानी थर्मोडायनेमिक्स है। जहां जहां थर्मो का मतलब होता है गर्म होना, तो जहां पे गर्म होने पर जो क्रियाएं होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनको किसमें पढ़ेंगे? उष्मागतिकी में पढ़ लेंगे। दूसरे बहुत सारे लॉज हैं जिनको हम नहीं जानते और उनको भी किसी न किसी पर्टिकुलर उसमें मतलब टॉपिक में रखा हुआ है, जिनको अब हम पढ़ने वाले हैं, यानी अब हम जानने वाले हैं। उन चीजों को भी फिजिक्स के अंदर रखा गया है। अगली बात कि जो फिजिक्स है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो अपनी हो गई चिरसम्मति, यानी जो पुरानी फिजिक्स है। दूसरी हो गई अपनी मॉडर्न फिजिक्स, यानी आधुनिक भौतिकी, आधुनिक मॉडर्न। अब मॉडर्न में तो उन चीजों को लाया जाता है जो रिसेंटली आई है, और ओल्ड में उन चीजों को जो बहुत दिनों से चल रही है। अब कह रहे हैं कि सर ये फिजिक्स का प्रभाव जो मतलब विज्ञान थी, जो हमारी भौतिक विज्ञान थी, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव 16वीं सदी में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 16वीं सदी में शुरू हुआ था और 18वीं और 19वीं सदी में ये बहुत बड़ा रूप ले चुकी थी, यानी विकराल रूप ले चुकी थी। बहुत बड़े लेवल पर इसका काम शुरू हो गया था। अगर मैं आपसे कहूँ आज से 200 साल पहले तो टेक्नोलॉजी का बहुत कम यूज होता था, और आप देखो आप कितना जबरदस्त यूज होने लगा है। ज्यादा बड़ी बात नहीं करते, मोबाइल फोन पहले नहीं थे, टेलीफोन थे। आपका जन्म हुआ होगा शायद उसी टाइम मोबाइल फोन आए होंगे, यानी 2003-4 में ये इंट्रोड्यूस हुए थे। वैसे तो 99 या 98 में मोबाइल आ चुका था, लेकिन नॉर्मली अपने पास जब मिलने लगे थे तो 2009 या 2010 लगभग थे। और आज 10 साल के अंदर कितने सारे मोबाइल फोन है, यानी हर एक पर्सन के साथ मोबाइल फोन है, और उस मोबाइल फोन की हेल्प से आज आप पढ़ भी रहे हो। तो चीजें जैसे जैसे डेवलप हुई, जैसे जैसे बढ़ी, तो उसका विकास हुआ। और जैसे जैसे साइंस का जन्म हुआ, लोगों के अंदर जो कुरीतियां थी, लोगों के अंदर जो सोच में मतलब कुंठित टाइप के लोग थे कि वो सोच के बैठे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो साइंस ने उन चीज़ों को काफ़ी हद तक सुधारा है, काफ़ी हद तक लोगों की सोच को बदला है, काफ़ी हद तक सोच बदलने का नज़रिया यहाँ पर पैदा किया है। तो वो सारी चीज़ें किसके बारे में पढ़ते हैं? फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। मैं आपको कुछ टेबल दिखाऊंगा जिसमें बता गया कि फिजिक्स एक्चुअल में
कौन कौन सी घटनाओं पर आधारित है या फिजिक्स में कौन कौन सी कंटेंट है। जैसे आर्किमिडीज ने दिया उत्प्लावकता का नियम। उत्प्लावकता का मतलब क्या होता है, पानी में रखा हुआ कोई चीज जो तैर रही है, उसको किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। 9th क्लास में चैप्टर नंबर 11 में आपने इसको पढ़ा होगा, ठीक है। दूसरा है गैलीलियो गैलीली जड़त्व का नियम। जड़त्व का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया लॉ। क्या बोलते हैं, इनर्शिया लॉ। और उत्प्लावकत्व को क्या बोला जाता है, अपन पढ़ते हैं ना कि प्रेशर वगैरह जो होता है उसके बिहाफ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा था, ठीक है। उसके अलावा जो गैलीलियो गैलील है, इसने जड़त्व का नाम दिया है लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व का मतलब होता है किसी चीज से जुड़े रहना, किसी चीज से पर्टिकुलर जुड़ जाना, ठीक क्या होता है, जड़त्व होता है। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया, जिसको पुराने बुक में चैप्टर नंबर 6 और अब नई बुक में शायद चैप्टर नंबर 8 या 9 है, 8 नंबर चैप्टर, उसमें अपन इसको पढ़ने वाले हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब कि जो अपना इंडक्शन है, प्रेरण का मतलब इंडक्शन होता है। अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें आप एक बार फिर से वापस पढ़ने वाले हो। मैं तो सिर्फ यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ आपको। हम सिर्फ 2 ही लेक्चर में पहले जो अपने आप चैप्टर है उसको 2 ही लेक्चर में खत्म कर देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, और फिर सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। तो पहला चैप्टर हिस्ट्री है, यानी पढ़ाना ही है, इसमें सब कुछ पढ़ना ही है। आपके पास जिन लोगों के पास बुक अवेलेबल है वो अपनी बुक को खोलो और हर एक लाइन को पढ़ डालो, उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ लो, यहाँ से कोई प्रश्न आपका नहीं आने वाला है, यहाँ कोई क्वेश्चन भी नहीं दिया हुआ है। आप चैप्टर नंबर 1 के लास्ट में जाओगे तो वहां कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन लायक चैप्टर नहीं है, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें आपको पूरा थ्योरी को ही देखना है, ठीक है। आगे हम बात करें, जैसे विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिया था इसका। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल, कि भाई कोई मैग्नेट जो होती है वो किस तरीके से काम करती है, अपनी मोटर चलती है, इसी पे चलती है। अब ज्यादा अपने को डीपली नहीं जाना है, बस थोड़ा सा ओवरव्यू करना है। उसके अलावा विद्युत चुंबकीय तरंगें, अब जो आप मोबाइल फोन में नेटवर्क आ रहा है वो किससे आ रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगें यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज से आ रहा है, वेव से आ रहा है। अति लघु रेडियो तरंगें, आपके रेडियो के अंदर जो सिग्नल आते हैं, जहां से आप बात करते हो या किसी समाचार न्यूज चैनल सुनते हो। डिश है, डिश में आपके न्यूज आते हैं, यानी आपके चैनल आते हैं, उन पर आप अपना अपने पसंदीदा जो भी कार्यक्रम है वो देखते हो, ठीक है। उन्हीं को किस में रखा गया, वो जो अपनी अति लघु रेडियो तरंगों में रखा गया था, ठीक है। इसको सबसे पहले कहाँ, भारत में खोजा गया था। अपने मूल देश भी दे रखे हैं कि ये साइंटिस्ट कहाँ के थे जिन्होंने इन चीजों के बारे में किया, जैसे एक्स किरणें हैं, इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली ये सब जानते हो, आप आगे पढ़ने वाले हो, ज्यादा मैं इसके बारे में डीपली नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। अब हम आगे बात करें, जैसे हमारा जो दूसरे हैं कि भाई अपन उसके अलावा कौन कौन से एक साथ किस तरीके से वहां पर काम होता है, यानी कैसे काम किया जाता है, तो उन चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। आपके सामने एक दूसरा डायग्राम दिख रहा होगा, और उस डायग्राम में जैसे भाप का इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है, ऊष्मगतिकी के नियम का। नाभिकीय रिएक्टर, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। इंग्लिश मीडियम वालों को परेशान नहीं होना है, इनको मैं सारे ये टॉपिक जो हैं ये सारे वापस पढ़ेंगे। तो मेरी ये प्रयास ये है कि हम जस्ट आज ओवरव्यू कर लें और कल भी ओवरव्यू करेंगे, एक दूसरे लेक्चर में भी थोड़े चीजों के बारे में जानेंगे। अगर कोई वीडियो को नहीं भी देख पाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसके बाद चैप्टर नंबर जो लेक्चर नंबर 3 होगा वहां से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका, और वहां से मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम की क्लासेस भी अलग अलग कर दूंगा, ठीक है भाई। आगे हम बात करें, अतिचालकता है, अतिचालक सिद्धांत है, लेजर दे रखा है, रॉकेट नोजल बोलते हैं कि जो अपना रॉकेट हवा में उड़ता है उसको किस तरीके से काम करता है, वो चीजें भी हम पढ़ने वाले हैं। वायुयान है, वायुयान किस पे काम करता है, तरल गतिकी के बर्नौली का सिद्धांत है, ठीक है। कण त्वरित है, त्वरित्र है, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में आवेशित कणों की गति पर पड़ता है। प्रसव तरंगों का परावर्तन है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तनु फिल्म प्रकाशीय व्यतिकरण है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, प्लाज्मा का चुंबकीय प्रतिशोध है, यानी संलयन परीक्षण जो होता है उस पर कौन किस सिद्धांत पर काम करता है, वो प्लाज्मा का चुंबकीय प्रतिशोध। ज्यादा चीजें टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, कुछ चीजें छूट भी रही है तो कोई बात नहीं। उसमें है मूल बल। मूल बल कौन कौन से होते हैं, आइंस्टीन जो था उसने इसको सही रूप दिया था, मतलब जो बल था उसके बारे में सही किसने बताया था, आइंस्टीन ने बताया गया था। किसने बताया था,
आइंस्टीन ने बताया था। और आइंस्टीन ने क्या बताया था वो भी हम देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिया। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि कोई भी दो जो पिंड है उनके बीच में एक बल लगता है, उसी को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। ज्यादा डिटेल में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय बल चैप्टर नंबर 12 जो क्लास 12 है उसमें चैप्टर है आपके इसके बल के, वहां से आप इसको स्टडी करोगे। उसके अलावा सत्येंद्र नाथ बोस ने भी कुछ चीजें बताई थी जिनको हम आज भी पढ़ते हैं। इन्होंने इनके बारे में जीवनी है, जब आप बुक पढ़ोगे तो सारी चीज पढ़ लेना। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये सब आज जल्दी से खत्म करना है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हम चलते हैं तो इसमें प्रकृति के कुछ मूल बल दे रखे हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, उसकी जो आपेक्षिक प्रबलता क्या होती है 10⁻⁻⁹। परास क्या होती है, अनंत होती है। जिनके बीच लगता है विश्व में सभी पिंडों पर लगता है। दुर्बल नाभिकीय बल 10⁻−13 यानी 10⁻13। बहुत कम परास होती है, मतलब बहुत कम दूर तक फैलता है। और इसके कुछ मूल कण विशेष इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों के बीच में ये लगता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय बल जैसे 10⁻−2 अनंत होता है, आवेशित कण है। और किस पर बीच लगता है, आवेशित कण पर लगता है। और प्रबल नाभिकीय बल 1 इसका है, ठीक है। और इसका जो परास है वो लघु नाभिकीय माप होता है यानी -10⁻15 मीटर तक होता है। और न्यूक्लियस या भारी मूल कण उनके बीच में लगता है। उसके बाद प्रबल नाभिकीय बल है। प्रबल नाभिकीय का मतलब होता है कि कोई दो नाभिक है उनके बीच में एक प्रबल बल लगे, उन दोनों के बीच में क्या लगे, प्रबल बल लगे, उसी को क्या बोला जाता है, प्रबल नाभिकीय बल बोला जाता है। उसके बाद दुर्बल नाभिकीय बल है, यानी कोई बल है जो दो अणुओं के बीच में लग रहा है और वो दुर्बल है। इसका मतलब जो आसानी से टूट जाएगा वो क्या हो जाएगा, दुर्बल नाभिकीय बल हो जाएगा। इसका परास दे रखा है, कितना परास का होता है। ये सारे नोट्स मैं आपको लिखवा दूंगा। आप दुर्बल बल और प्रबल बल कहाँ पढ़ने वाले हो, आप चैप्टर नंबर 15 में क्लास 12 में पढ़ने वाले हो, ठीक है। इसलिए मैं ज्यादा इनको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। बलों के एकीकरण की ओर, मतलब बहुत सारे बल दिए, बलों के बारे में बताया गया, उन सबको एक साथ रखकर एक तरह स्टडी करी गई, उन्हीं को एकीकरण, बलों के एकीकरण में लिया जाता है। उसके अलावा भौतिक नियम की प्रकृति है कि सर सीवी रमन ने क्या कहा था। और उसके अलावा दूसरे जो कंटेंट हैं उनके बारे में भी बहुत सारे टीचर्स ने, बहुत सारे साइंटिस्टों ने बताया था, ठीक है। अब जो मैंने आपसे कहा था कि हम जो फर्स्ट लेक्चर है, मतलब फर्स्ट चैप्टर है, उसको सिर्फ एक ही 2 लेक्चर में पूरा करेंगे। लेकिन जैसे मैंने देखा तो मुझे कुछ खास लगा नहीं, इसको सिर्फ हम आज ही के लेक्चर में खत्म करेंगे। यानी अब कल से आपके चैप्टर नंबर 2 हम शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 के आपको नोट्स कल या परसों तक आपको पीडीएफ मिल जाएगी कंप्लीट। में बना के जो चीजें काम की है वो मैं लिख दूंगा, जो नहीं है उनको हम हटा देंगे, ठीक है। तो ये चीजें हमें रखनी थी आज, ज्यादा नहीं टाइम वेस्ट किया मैंने आपका। और सीधा सा मैंने बताया कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें सिंपल आपको बुक पढ़नी है, जितना पढ़ोगे उतना अच्छा नॉलेज मिलेगा। बाकी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ ज्यादा या कुछ एक्स्ट्रा हो, यानी कोई क्वेश्चन भी यहाँ से नहीं आने वाला है। आपको सिंपल नॉलेज रखनी है। और जो ये टॉपिक इसके अंदर जो थोड़े बहुत डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे वापस फिजिक्स में रिवाइज होने वाले हैं, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज हमने चैप्टर को शुरू किया है लेकिन कुछ खास नहीं पढ़ा है, यानी आज कुछ नहीं सीखा है। लेकिन ये चीज जरूर सीखी है कि फिजिक्स का जन्म कैसे हुआ, मतलब कि फिजिक्स एक्चुअल में कैसे आई। तो ये चीज हम पढ़ने वाले थे। लास्ट जो बुक थी उसके अंदर 14 चैप्टर थे, अब 15 कर दिए, यानी एक चैप्टर ये एक्स्ट्रा रखा है जिसको ना तो नोट्स में रखा गया है, ना तो आपके क्वेश्चन आंसर में रखा गया है, ना इसके बारे में कुछ खास है। तो ये सिंपल चैप्टर था जिसके बारे में अपने को सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। असली जो नोट्स हैं आपके वे चैप्टर नंबर 2 से, यानी कल से शुरू होने वाले हैं। कल इंग्लिश मीडियम के लिए शाम 6 बजे और हिंदी मीडियम के लिए शाम 7 बजे। आप सब लोग तैयार है ना। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।